नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 16 किस्तें सुन चुके हैं। अब 17वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। 15-20 मिनट में सारा काम मुकम्मल हो चुका था और वो उनसे रुखसत हो रहे थे। इतनी बददिली क्यों दिखाई जा रही थी तस्वीर के मामले में? सुदर्शना ने वैगन की तरफ जाते हुए दरियाफ्त किया और सलीम ने अंदाजा लगा लिया कि रा ने उसकी अच्छी तरबियत की है। एक पेशावर इंटेलिजेंस एजेंट की तरह वो आम इंसानी रवैयों पर गहरी नजर रखती थी। आप जो इतनी दिलचस्पी का इजहार फरमा रही थी, फिर मेरे क्या जरूरत थी? सलीम ने बज़ाहिर चिढ़ जाने के अंदाज में जवाब दिया। तो ये बात है, क्या इरादे हैं हजूर के? उसने सताने के से अंदाज में सलीम के कंधे पर झुकते हुए आंख दबाई। देखिए मोहतरमा, बाकी सब ठीक है, ड्यूटी के तकाजे अपनी जगह, लेकिन अभी मैं इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि आप में किसी और की दिलचस्पी बर्दाश्त कर सकूं। सलीम ने बज़ाहिर मामूल के अंदाज से कहा, लेकिन सुदर्शना ने बड़ी भरपूर नजरों से उसकी तरफ देखकर बड़े दिलनशी अंदाज में सर झुकाते हुए शुक्रिया कह दिया था। घर पहुंचने पर उसे मौसी जी की तरफ से पहली खबर यह मिली थी कि प्रकाश ने लंदन से फोन किया था और वो अब 1 घंटा बाद फोन करेगा, शायद काम हो जाएगा। सलीम ने फौरन ही तबसरा किया। किसका? सुदर्शना ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई और हंसती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजने लगी। यह प्रकाश ही था। कल 10 बजे या फिर 4 बजे 3 मूर्ति हाउस पर हिंदू मेमोरियल म्यूजियम के टिकट घर के नजदीक हीरो का इंतजार करना। ये एक दूसरे का हाल अवाल दरियाफ्त करने के बाद दूसरी तरफ से हुक्म मिला और उसने राम राम कहकर फोन बंद कर दिया। ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, खैर देखता हूँ मैं भी। उसने मौसी जी के सामने बुड़बुड़ाते हुए कहा, अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? मिल जाएंगे तेरे पैसे, भागे तो नहीं जा रहे। अच्छा भला बिजनेस चल रहा है, भगवान की दया से, फिर तू क्यों घबराता है? हाँ राजकुमार, क्यों बेचारे अपने दोस्त को फोन का खर्च करवाते रहते हो? सुदर्शना ने कहा, जो अपना मुंह धोने के बाद शायद उस पर कोई लोशन मलकर बाहर निकल आई थी, जिसकी खुशबू सारे कमरे को महका रही थी। अच्छा जी, वो साला अभी से बेचारा हो गया। अरे उसके तो बाप ने कभी टेलीफोन पर कुछ खर्च नहीं किया। इधर सब 2 नंबर का काम है मैडम। ये सारी कालें सरकार के खाते में जा रही हैं, सरकार के, समझिए आप। सलीम ने बज़ाहिर चिढ़ते हुए कहा। अच्छा हजूर, बुरा मत मानिए, सुदर्शना ने सोफे पर गिरते हुए कहा। मैं प्रेस जा रहा हूँ। उसने सुदर्शना से कहा, 1 मिनट ठहरो, मुझे भी कुछ काम है उसी तरफ, तो मैं ड्रॉप करती जाऊंगी। सुदर्शना ने उसे रुकने को कहा। वो शायद फोन पर अपनी सहेली से कोई बात कर रही थी, फिर उसके साथ ही बाहर आ गई। हैरत है, ये लोग अपनी धरती माता के खिलाफ किस तरह काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्या इनके देश की इंटेलिजेंस को इस बात का इल्म नहीं? उसने यूं ही कार में बैठते हुए सुदर्शना से पूछ लिया। उसके सवाल के जवाब में सुदर्शना ने कहका बुलंद किया, फिर अपनी हंसी रोकते हुए बोली, है मगर इनके देश के हुक्मरानों ने अपनी इंटेलिजेंसों से सारा काम छुड़वा कर बस एक दूसरे की बुराइयां तलाश करने पर लगा दिया है। और इन लोगों को सियासतदानों की करप्शन देख देख कर खुद को भी करप्शन का शौक चिढ़ाने लगा है। तुम अखबार नहीं पढ़ते? वहाँ के हुक्मरान और अपोजिशन दोनों अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि वो लोग अपने असल काम के बजाय इनके पीछे हाथ धो कर पड़े रहते हैं। राजकुमार अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ की हुकूमत जब तक अपने मुल्क की सलामती की जिम्मेदारियों को सिर्फ अपने इक़्तिदार की सलामती के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। हम इन नौजवानों को अगवा करके नहीं लाए, ये अपनी मर्जी से आते हैं। ये जरूर है कि हम इन्हें लालच देते हैं, तरकीब देते हैं, लेकिन बहरहाल ये काम अपनी मर्जी से करते हैं। उसने अपनी बात मुकम्मल की। भाई तुम बहुत होशियार लोग हो, वाकई तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सलीम ने बज़ाहिर उसे शाबाश देने के अंदाज में कहा। लेकिन तुम तो बिगाड़ने जा रहे हो ना राजकुमार जी। सुदर्शना ने उसके मुंह के नजदीक अपना मुंह ले जाकर कहा तो एक लम्हे के लिए वो सन्नाटे में आ गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो नॉर्मल हो चुका था। ये तो अपने अपने नसीब की बात है श्रीमती जी, उसने भी उसी लहजे में कहा। सलीम को प्रेस के नजदीक उतार कर वो चली गई। उसने लाला जी को घर भेज दिया और खुद मशीनों का चार्ज संभाल लिया। लाला जी वाकई बड़े काम के आदमी थे। उन्होंने अपने महकमे से अच्छा खासा ऑर्डर ले लिया था और अब वो अपने एक दरीना दोस्त के जरिए, जो कभी उनका असिस्टेंट हुआ करता था और अब सीबीआई में एसपी के ओहदे पर फाइज था, सीबीआई की तरफ से भी एक बड़ा प्रिंटिंग ऑर्डर मिलने की खुशखबरी सुना दी थी। लाला जी के जाने के बाद उसने अपने दफ्तर में बैठकर आज की हासिल शुदा तमाम मालूमात और ट्रेनिंग सेंटर का मुकम्मल नक्शा बनाकर अपने पास मौजूद तस्वीर समेत एक लिफाफे में बंद कर दिया था। ये लिफाफा उसे कल हिंदू मेमोरियल म्यूजियम पर अपने किसी साथी को देना था। हीरो एक खास कोड था, जिसका मतलब था कि उससे मिलने वाले की शनाख्त वो होगी जो उसे हीरो के कोड के तहत समझाई गई थी। दूसरे रोज सुबह वो सीधा प्रेस गया था, फिर मशीनों के लिए ग्रीस और तेल वगैरह खरीदने के बहाने 3 मूर्ति की तरफ रवाना हो गया। अपनी तरबियत के मुताबिक उसने महफूज होने के बावजूद एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था और यहाँ पहुँचने तक 3 बसें बदली थी। करीबन 9:45
10 बजे वो 3 मूर्ति हाउस पहुंच चुका था, जहां 15 मिनट उसने इधर उधर घूम फिर कर गुजारे और जैसे ही उसकी घड़ी ने 10 बजाए वो म्यूजियम के टिकट घर के सामने पहुंच चुका था। मेरे लिए भी एक टिकट खरीद लीजिए। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बेतकल्फी से कहा, दिल्ली या आगरे का? उसने तस्दीक के लिए दूसरा कोड पूछा। कलकत्ता। दूसरी तरफ से जवाब मिला। ओह प्रकाश और राज दोनों ने नारे बुलंद किए और एक दूसरे से लिपट गए। हीरो ही प्रकाश था, उसने अपना यही नाम बताया था। दोनों टिकट खरीद कर अंदर लाइब्रेरी में चले आए। म्यूजियम की ये लाइब्रेरी खासी कुशादा थी। एक मोटी सी किताब उठाकर दोनों एक कोने वाली मेज पर जा बैठे, जहां सबसे पहले सलीम ने अपनी जेब से वो लिफाफा निकालकर प्रकाश की तरफ बढ़ा दिया, जिसने बगैर देखे लिफाफा अपनी कोट की जेब में मुंतकिल कर लिया। अगले हिले में उसने एक लिफाफा निकालकर सलीम को थमा दिया। दोनों ने एक दूसरे से अपने पैगामात मुंतकिल कर लिए थे और अब एक दूसरे से रुखसत होने जा रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी था एक दूसरे के लिए इन लिफाफों के अंदर ही बंद था। 3 दिन के लिए 2 से 5 के दरमियान यहाँ राब्ता किसी मुमकिन हदायत के लिए किया जा सकता था। आपने यहाँ मिस्टर सेठी से बात करनी है, अगला कोई राब्ता उसके बाद मिल जाएगा। अगले 1 हफ्ते में दुश्मन को जवाब मिल जाना चाहिए। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। ये किताब थोड़ी देर तक पढ़ते रहिए, आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। ये कहकर उसने एक चिट पर पहले से लिखा दिल्ली का एक फोन नंबर उसकी तरफ बढ़ा दिया और फौरन उठकर खड़ा हो गया। रवानगी से पहले उसने बड़ी गर्मजोशी से सलीम से हाथ मिलाया था। उसकी रवानगी के बाद 15-20 मिनट तक सलीम उस किताब की वर्कगर्दानी करता रहा। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन उसे चूंकि ये हदायत मिली थी इसलिए अमल भी जरूरी था। उसके बाद वो किताब को उसकी मखसूस जगह पर रख कर बाहर आ गया। अब उसे मशीनों के लिए ग्रीस और तेल वगैरह की खरीदारी करनी थी। ये सामान खरीदने के बाद वो ऑटो रिक्शा के जरिए प्रेस पहुंच गया था, जहाँ लाला जी का पैगाम मौजूद था कि वो अब दोपहर के बाद ही आएंगे और राहुल उसके लिए खाना लेकर आएगा। उसने ये मौका गनीमत जाना। मशीनों की सफाई के लिए फोरमैन को हदायत देने के बाद वो अपने दफ्तर में गया, जहां उसने इत्मीनान से अपने बॉस की तरफ से मिलने वाली ताज़ा हदायत का मुतालिया करने के बाद उन्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर जागी और वो आने वाले दौर की मंसूबाबंदी करने लगा। उसे 3-4 काम इकट्ठे सौंप दिए गए थे, जिनमें सबसे अहम काम था कर्नल जोशी को उसके जुराइम की सजा देना। अब कर्नल जोशी को छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सलीम के मुल्क में बगैर कोई वार्निंग दिए तकरीबकारी का सिलसिला शुरू कर दिया था और दर्जनों बेगुनाहों की जान ले ली थी। ऐसे दरिंदे को ज्यादा देर तक आजाद छोड़ने का मतलब दुश्मन की हौसला अफजाई के सिवा और क्या हो सकता था। राह के खूनख्वार वहशियों ने हुर्रियत पसंदों के हाथों अपनी नाकामी का बदला पाकिस्तान के बेगुनाह आवाम से लेना शुरू कर दिया था। वो समझते थे कि इस तरह आवाम में खौफ व हरास फैलाकर वो पाकिस्तानी एजेंसियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते थे, या कम अज कम हुर्रियत पसंदों के हाथों होने वाली नाकामियों को बैलेंस कर सकते थे। इस खत में वो एड्रेस भी मौजूद था जहाँ से उसे बवक्ते जरूरत इंतहाई तबाहकुन बारूद और सामान मिल सकता था। ये एक भारतीय स्मगलर था जो राह के एक सोर्स की हैसियत से काम करते करते अब खुद भी दादा बन चुका था। पटेल नाम था उसका। पटेल जो राह के एजेंटों को पाकिस्तान में तबाह बर्बादी का सामान दूसरे ममालिक स्मगल करवा कर पहुंचाया करता था, अब इस तबाहकुन माल का सौदागर भी बन गया था और उसने राह के कुछ अफसरान को अपनी मुट्ठी में लेकर तबाही और बर्बादी लाने वाले सामान अपने मकामी मवालियों बदमाशों के हाथों में फरोख्त करना शुरू कर दिए थे। इस धंधे में राह पूरी तरह मुलव्वस थी और उसके मकामी अफसरान को उनकी तवक्का से बढ़कर हिस्सा मिल जाता था, इसलिए उन्होंने कभी तरद्दुद नहीं किया था। मैं तुम्हें देखूंगा कर्नल जोशी। एक मर्तबा उसकी आंखों के सामने वो मासूम लाशें लहराने लगे जो इस मूजी की तबाहकारी का शिकार हुए थे, और इन दर्जनों नौजवानों के चेहरे भी वो नहीं भुला सकता था जिनसे उसने अगले रोज शिकारपुर में राह के तरबीती कैंप में मुलाकात की थी। ये तमाम नौजवान कर्नल जोशी को सुधाए हुए कुत्ते बनकर अपने ही भाई बंधु को काट खाने के लिए बावले हुए जा रहे थे। व्हाइट फ्लावर ने दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देने का मंसूबा बना लिया था। उसने अपने पास मौजूद तमाम कागजात जलाकर राख कर दिए थे और अपने मतलब का एड्रेस और टेलीफोन नंबर अपने ज़हन पर नक्श कर लिया था। सलीम ने बला की यादाश्त पाई थी। कुदरत की तरफ से अता करदा इसकी इस सलाहियत पर इसके अफसरान भी कभी कभी दंग रह जाते थे। उसका ज़हन बिल्कुल कंप्यूटर के अंदाज में काम करता था। एक मर्तबा इसमें जो कुछ महफूज हो जाता था वो फिर कभी नहीं निकल पाता था। राहुल थोड़ी देर बाद उसके लिए खाना लेकर आ गया। दोनों ने खाना इकट्ठे खाया था। राहुल उस घर में सिवाय सलीम के और किसी की ना इज्जत करता था, ना किसी का कहना मानता था, क्योंकि उसके ख्याल में या तो ये लोग किसी पिछली सदी के थे या फिर वो किसी अगली सदी का इंसान था। अगर उसके अजीम दिमाग को कोई समझ पाया था तो वो भी महाशय राजकुमार जी थे, जो उसकी हर बात पर उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा बढ़कर दाद और तहसीन के डोंगरे बरसाया करते थे। उनका दावा था कि राहुल के दिमाग को अगर इस दुनिया में कोई समझ सका है तो वो सिर्फ यही राजकुमार था। उसने राहुल को मुतअद्दिद मर्तबा कहा था कि ये दुनिया उसके अपने लायक ही नहीं है, इसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब भारत के लोग उसे एक देवता की तरह पूजा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट और दानिश्वर छुपा हुआ है। मुमकिन है ज़बानी कलामी तारीफ से राहुल ने इतना असर न लिया हो जितना उसने वक्तन फवक्तन राजकुमार की तरफ से होने वाली मदद से लिया था। सलीम हफ्ते में 2 मरतबा उसको किसी न किसी बहाने 150 रुपए जरूर दे दिया करता था ताकि वो उसकी तरफ से हमेशा मुतमिन रहे। उसने राहुल से कह दिया था कि वो दिल्ली की जिस म्यूजिक एकेडमी में चाहे म्यूजिक, डांस या अदाकारी की तरबियत हासिल कर सकता है।
और इस सिलसिले में उसके सारे अखराजात राजकुमार खुद बर्दाश्त करेगा। मेरी शदीद ख्वाहिश है राहुल कि तुम्हें जल्द शोहरत के आसमान पर चमकता हुआ सितारा बनता देखूं। ये जो उल्लू के पट्टे फिल्मों में नए नए हीरो आ रहे हैं तुम्हारे जूते के बराबर भी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मैं तो इस दिन का मुंतजिर हूँ जब तुम इस दुनिया में जाओगे और इन सालों की एक एक करके छुट्टी करा दोगे। वो अक्सर इससे कहा करता था, बस राज भैया आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। राहुल जवाब में गर्दन फुलाकर कहा करता था। आज राहुल फिर उसे एतमाद में लेकर उससे कोई अहम बात करने जा रहा था। खैरियत? उसने राहुल के तवज्जो दिलाने पर उसकी तरफ झुकते हुए इस्तफसार किया। ये दीदी पागल है क्या? राहुल ने अचानक ही अजीब सा सवाल दाग दिया। यार तुम इतने सालों में समझ नहीं पाए, मैं जुमा 8 दिन में क्या समझ सकता हूँ। अब ये पागलपन नहीं तो और क्या है। वो है ना राजा फूल मेकर वाले, उनका बेटा रोहित मेरा यार है। साले का बाप पत्ते और फूल बेच बेच कर आधी दिल्ली का मालिक बन गया है। बेटे को शादी ब्याह की कारें और ख्वाब गाहें सजाने और गुलदस्ते बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। और वो जो है ना उसका कर्नल, जरूर आपको भी उससे मिला दिया होगा। वो कर्नल जोशी, उसने इस्तेफामिया लहजे में कहा। हाँ यार क्या हो गया उसे? अब आगे भी बात करो ना, एक तो तुम हर बात में सस्पेंस पैदा कर देती हो। सलीम चुकन्ना हो गया था, लेकिन क्या मजाल जो उसके चेहरे से कोई कुछ भी पढ़ पाता। अरे वो साला कहाँ मरने वाला है, वो तो न जाने अभी कितने बेगुनाहों की जान लेगा। इस कम वक्त की 4 रोज बाद सालगिरह होने वाली है। ये जो सेंचर आ रहा है ना, और आज ही मुझे भेज दिया है कि फूलों के गुलदस्ते का आर्डर नोट करवाऊं। उसने झुंझलाते हुए कहा। तो ये बात है यार, दिल आने की बात है। और फिर अपनी अपनी किस्मत, भगवान जाने इस बुड्ढे में क्या रखा है। सारी लड़कियां साली उसी पर मरती हैं। मैं तो एक रोज गया था सुदर्शना के ऑफिस, बस जल भुन कर वापस आ गया हूँ। वैसे ये हमारा रकीब साला रहता कहाँ है? हम भी कोई तोहफा तैयार कर लें। भैया तुम्हारी दीदी को भी तो खुश रखना है ना। सलीम ने उसे मजीद खरीदना चाहा। साले ने इधर कैंट एरिया के मालाकंड लाइन में बड़ी जबरदस्त कोठी बना रखी है। इधर कैंट ही की तरफ राजा साहब की दुकान भी है। आप भी चलिए ना मेरे साथ। मेरा मतलब है आपके पास मोटरसाइकिल है ना? राहुल ने बड़ी चापलूसी से कहा।